हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आई एम गौरव। वेलकम टू जीके स्पोर्ट। तो हमने जो ज्योग्राफी की सीरीज शुरू की थी उसका आज का हमारा टॉपिक है अर्थ, पृथ्वी। तो ये जो वीडियो है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स जैसे कि रेलवे, एसएससी, अग्निवीर, नेवी, एयरफोर्स एंड अदर स्टेट एग्जाम्स, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम से मिल जाएं, इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक जो कि है हमारा पृथ्वी, अर्थ। तो ये जो आप देख रहे हो, ये इमेज आपने कभी ना कभी जरूर देखी होगी पहले। यही जो है हमारी पृथ्वी है। हम डिस्कस करेंगे उन सभी पॉइंट्स के बारे में जहां से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, तो पृथ्वी जो है वो सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आकार की बात करें तो यह पांचवा सबसे बड़ा है। और सूर्य से डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये तीसरे नंबर पे आता है। सूर्य से अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो तीसरे नंबर का ग्रह है। और ये आकार में पांचवें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट यह है कि जीवन को समर्थन देने वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह है। अभी तक हमारे पास 8 प्लेनेट हैं और 8 प्लेनेट में से सिर्फ और सिर्फ हमारा अर्थ ही ऐसा है जिस पे जीवन संभव है। बाकी के प्लैनेट्स पे हम जीवन खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें सफलता हासिल नहीं हुई है। तो अभी तक अगर हम कहें कि कौन सा प्लेनेट है जिसके ऊपर जीवन संभव है तो वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आपने इमेज देखी थी पहले भी, और फिर से हम देख लेते हैं इमेज को, लाइक दिस वन। तो ये ज्यादातर देखने में हमें ब्लू कलर की दिख रही है एंड द रीजन इज कि हमारी पृथ्वी का जो 71% हिस्सा है, जो इसका टोटल सरफेस का, वो पानी से ढका हुआ है। और जो पानी की मात्रा है वो अधिक होने के कारण जब अंतरिक्ष से हम देखते हैं पृथ्वी को तो वो नीले कलर की दिखाई देती है, और इसी वजह से हम इसको नीला ग्रह भी बोल देते हैं। अब बात करते हैं इसके झुकाव की। तो इसके दो प्रकार के झुकाव होंगे। अब देखिए, ये जो पृथ्वी है, ये जब रोटेट कर रही है तो ये थोड़ा सा डाउन ऐसे कर रही है। मतलब बिल्कुल सीधा नहीं है ये थोड़ा सा डाउनवर्ड है ना। ये डाउनवर्ड क्यों है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो हमें वही पता करना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है और कितना झुकी है। सपोज ये है आपका उत्तरी गोलार्ध और ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध का ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, और ये हमने अक्ष मान लिया। तो यहां से इस तरीके से हमारी पृथ्वी घूम रही है इसके साथ साथ में, है ना। तो ये जो एंगल हमारा क्रिएट हुआ, ये वाला, ये एंगल है 23.5 डिग्री का। और ये जो 23.5 डिग्री का एंगल बना, बिल्कुल इसके यहाँ पे भी यही एंगल बनेगा, 23.5 डिग्री। तो ये जो 23.5 डिग्री का एंगल बना, इसको बोलते हैं पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। और इसके साथ साथ जब हम पृथ्वी के इस वाले एंगल को देखेंगे, क्योंकि एक एंगल यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है हमारा, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल क्रिएट हुआ वो है 66.5 डिग्री का। कितना? 66.5 डिग्री का। तो इसको बोल देंगे कक्षीय झुकाव। तो हमारी पृथ्वी के दो झुकाव हैं, जिनमें से एक है कक्षीय जो कि 66.5 डिग्री का है, और एक है 23.5 डिग्री का जिसको बोलेंगे अक्षीय झुकाव। तो दोनों क्लियर हो गए होंगे। पृथ्वी के अगर अक्षीय झुकाव की बात करें तो वो है 23.5, और कक्षीय झुकाव की अगर बात करें तो वो है 66.5। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उपग्रह। उपग्रह क्या होता है? कोई भी आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह का चक्कर लगा रहा होता है उसी को उपग्रह बोलते हैं। तो हमारा बुध का भी कोई नहीं था उपग्रह जो बुध के चारों तरफ चक्कर लगा रहा हो, और ना ही शुक्र का था। ये दो ऐसे हमारे ग्रह थे जिनके पास में कोई भी उपग्रह नहीं था। अभी हम बात करेंगे पृथ्वी की। तो पृथ्वी पे एक उपग्रह है जिसको हम बोलते हैं चंद्रमा, चांद। और ये एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है हमारी पृथ्वी का, याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट हम बात करते हैं पृथ्वी के व्यास की। तो पृथ्वी के व्यास की जब हम बात करेंगे तो इसमें तीन तरीके से हमारी डिस्टेंस सामने आएंगी। सबसे पहले यहां ध्रुवों से हम चलेंगे और ध्रुवों तक। अब पृथ्वी अगर गोल होती तो हमारा व्यास होता सिंपल एक। जैसे बॉल होती है, फुटबॉल होती है, उसके जब भी हम व्यास की बात करते हैं डायमीटर की, तो वो किसी भी एंगल से हम देख लेते हैं वो एक ही आएगा।
है ना। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वो बिल्कुल गोल नहीं है, वो थोड़ी सी चपटी है, और चपटी है तो इसके व्यास अलग अलग रहेंगे, एक सबसे अधिक होगा, एक सबसे कम होगा, और फिर एक एवरेज भी निकालेंगे हम। तो जब हम बात करेंगे इसके ध्रुवों से ध्रुवों तक, है ना, कि हमने इस ध्रुव से खोदना शुरू किया और हम इस ध्रुव के बिल्कुल आर पार निकल गए, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कर पाना, लेकिन स्टिल अगर मतलब हम सोचना चाहें उस चीज को तो सोच सकते हैं। जब इस व्यास की हमने बात की जो कि ध्रुवों से ध्रुवों तक है, यह पृथ्वी का सबसे कम व्यास रहेगा, और ये रहेगा कितना, ये रहेगा 12,714 किलोमीटर, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ध्रुवीय व्यास। और ये जो ध्रुवीय व्यास है पृथ्वी का न्यूनतम व्यास है, इससे कम नहीं हो सकता। अभी हम बात करते हैं इस भूमध्य रेखा के पास में, हमने भूमध्य रेखा के पास में व्यास निकालने की कोशिश की, आर पार जाने की कोशिश की, और ये जो हमारा व्यास आया ये आया 12,756 किलोमीटर। कितना आया, 12,756, थोड़ा ज्यादा हो गया है। और ये जो 12,756 है इसको हम बोलेंगे विषुवतीय, विषुवतीय व्यास, जो कि सबसे अधिक है। पृथ्वी का व्यास 12,756 से ज्यादा नहीं हो सकता, और ये जो 12,756 व्यास है ये है हमारा ध्रुवीय व्यास। अभी हमारे पास एक मिनिमम भी है और एक मैक्सिमम भी है, तो एक एवरेज क्या, बीच का चाहिए ना हमें, तो जो बीच का है वो रहेगा 12,742 किलोमीटर। तो पृथ्वी का आपको तीनों व्यास याद रखने हैं, एक तो अधिकतम, अधिकतम कौन सा होगा, जो विषुवत के पास का है, एक होगा ध्रुवीय जो सबसे कम होगा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक का, और एक रहेगा आपका एवरेज जो कि कितना है 12,742 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो क्वेश्चन आ गया कि ये जो जनगणनाएं हम सॉरी ये जो गणनाएं हम कर रहे हैं ये सबसे पहले किसने दी थी, कि ये 12,714 56 742 ये सबसे पहले किसने दी थी, ये सबसे पहले दी थी एक साइंटिस्ट थे हमारे जिनका नाम था एरेटोस्थनीज। तो एरेटोस्थनीज पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पृथ्वी की गणना करके हमें बताया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूर्य से दूरी की। तो सूर्य से जब हम पृथ्वी की दूरी देखेंगे तो वो भी तीन प्रकार से होगी। अब तीन प्रकार से क्यों होंगी उसके पीछे रीजन है, रीजन देख लीजिए। सपोज ये है आपका सूर्य, और ये मैंने कक्ष बना दिया जिस कक्ष पे पृथ्वी आपका सूर्य का चक्कर लगाती है ना। ये रेड से मैंने डिनोट कर दिया पृथ्वी को, ये सूर्य, ये पृथ्वी, और ये वो रास्ता जहां से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही होती है। तो ये रास्ता आप देख पा रहे होगे, एक टाइम ऐसा है जब डिस्टेंस सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो है सबसे अधिक है, और जब यही पृथ्वी इनकेस यहाँ पे होगी तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस सबसे कम हो जाएगी, तो वही हमें देखनी है। तो ये जो डिस्टेंस होगी, अधिकतम जो डिस्टेंस होगी ये होगी 15 करोड़ 21 लाख, 15 करोड़ 21 लाख ये अधिकतम है। और हम मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम होगी कितनी, मात्र 14.70 करोड़। अब बीच की अगर हम बात करें, हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस भी है और मिनिमम डिस्टेंस भी है, तो ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो हमारी रहेगी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अधिकतम डिस्टेंस है वो है 15 करोड़ 21 लाख, जो न्यूनतम है वो है 14.70 करोड़, और जो बीच की है एवरेज जो है जो नॉर्मली हम मानते हैं वो है 14 करोड़ 96 लाख, जो कि अप्रोक्स 15 करोड़ के आसपास पड़ जाती है। अभी एक चीज और याद रखेंगे, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस मिनिमम होती है, कम से कम, तो ये जो घटना हमारे ये जो परिस्थिति बनती है इसको बोलते हैं उपसौर। न्यूनतम वाले को क्या बोलेंगे, उपसौर। और जब डिस्टेंस हमारी सूर्य से पृथ्वी की सबसे अधिक होगी तो एक परिस्थिति क्रिएट होगी जो कि लगभग लगभग 6 महीने में बनती है। तो ये जो हमारी परिस्थिति बनेगी ये कहलाती है अपसौर। क्या कहलाएगी, अपसौर। तो अपसौर कब, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम है, सबसे अधिक। और उपसौर कब, उपसौर जब जब हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया कि कब होता है।
अपसौर कब और उपसौर कब, है ना। तो जब हम बात करेंगे उपसौर की, तो उपसौर आता है आपका 3 जनवरी को, 3 जनवरी को, और उसके लगभग लगभग 6 महीने के बाद अपसौर आ जाएगा, यानी कि 4 जुलाई को। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट रहेंगी भाई, कि अपसौर कब होता है, उपसौर कब होता है। तो अधिकतम जो दूरी दूरी होगी हमारी सूर्य और पृथ्वी के बीच की, वो होगी 4 जुलाई को, है ना। और जो न्यूनतम डिस्टेंस होगी सूर्य और पृथ्वी की, वो होगी 3 जनवरी को, जो कि उपसौर कहलाएगी। दोनों टर्म्स याद रखनी है, अपसौर क्या है, उपसौर क्या है, और ये होते कब हैं। ये दोनों पर्टिकुलर डेट भी आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पृथ्वी की गतियां, कि पृथ्वी जो है वो किस स्पीड से चल रही है और किस प्रकार की स्पीड से चल रही है। तो पृथ्वी की दो स्पीड है, पृथ्वी की दो गतियां हैं। सबसे पहले हमारी आएगी कौन सी, घूर्णन। ये जो देख रहे हो ना, ये जो अपने ही अक्ष पे घूमे जा रही है, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी पृथ्वी की घूर्णन गति। अपने अक्ष पे घूमना, घूर्णन गति। लट्टू घुमाया होगा कभी ना कभी, जो फिरकी होती थी वो अपनी अक्ष पे घूमती थी, ठीक वैसे ही पृथ्वी भी अपने अक्ष पे घूमती जा रही है, और ये जो गति है पृथ्वी की, यही कहलाती है घूर्णन गति। अभी हम बात करते हैं कि इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लग जाता है। पृथ्वी जब एक चक्कर पूरा करती है अपने ही घूर्णन पे, तो उसको लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का टाइम, जो कि लगभग लगभग 24 घंटे का होता है। और ये जो 24 घंटे का होता है, इसको हम बोलते हैं दैनिक गति भी भाई। क्यों, क्योंकि इसी एक घूर्णन की वजह से हमारा दिन भी होता है और रात भी हो जाती है, यानी कि एक दिन कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो पृथ्वी की घूर्णन गति है, घूर्णन गति को हम बोल देते हैं दैनिक गति। ठीक है। और इस दैनिक गति को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, एग्जैक्ट टाइम की अगर बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, जो कि अप्रोक्स आपका 24 आवर्स हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्पीड कितनी, कितनी गति से चक्कर लगा रही है अपने। तो इसकी जो स्पीड है वो है 1670 किलोमीटर पर आवर। 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे घूमी जा रही है, और इसको एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का टाइम लग जाता है, जिसको हम दैनिक गति भी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरी जो गति है पृथ्वी की, वो है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति कौन सी होती है भाई, परिक्रमण गति है वो जब हमारी पृथ्वी इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है। जब हम किसी चीज, किसी वस्तु, किसी जगह का चक्कर लगाते हैं तो उसको परिक्रमा बोलते हैं। मंदिरों में जाते हैं हम, है ना, और जो मंदिर में मूर्ति स्थापित होती है भगवान जी की, हम उनकी परिक्रमा करते हैं, तो वो परिक्रमा क्या कहलाई है। तो इसी प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है वो भी सूर्य का चक्कर लगा रही है, और यही जो चक्कर लगाने वाली जो बात है वही परिक्रमण गति कहलाती है आपकी। याद रख लेंगे, मंदिर की परिक्रमा और सूर्य की परिक्रमा, है ना, पृथ्वी करती है, मंदिर की परिक्रमा हम करते हैं। अब वही कि इसको अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, तो इसको अपना पूरा एक चक्कर करने में टाइम लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, जो कि लगभग लगभग कितना हो गया आपका, लगभग लगभग देखें तो 365 दिन ही हुए, है ना। और ये 365 दिन में जब पृथ्वी हमारी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर देती है, तो इसके लिए स्पीड भी होगी, कुछ ना कुछ गति होगी। और वो गति कितनी है, वो गति है 1,07,226 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि हमारी जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो इतनी स्पीड से सूर्य का चक्कर लगा रही है, और इसके साथ साथ एक 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपने अक्ष पे भी घूम रही है। एंड स्टिल, अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमें वो स्पीड महसूस क्यों नहीं होती, है ना। अब बाइक पे बैठे हो, 70-80 की स्पीड पे जा रहे हो, है ना, आंखों से पानी आने लगता है हवा की वजह से, बाल परपेंडिकुलर हो जाते हैं आपके हवा की वजह से। लेकिन हमारी पृथ्वी जो कि 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूर्णन कर रही है, और 1,07,000 के आसपास जो गति है इसकी परिक्रमण की, इस गति के होने के बावजूद हमें कुछ महसूस क्यों नहीं होता, उसके पीछे रीजन है हमारी पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स, कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमें पृथ्वी की तरफ खींचता है, हमें बाहर की तरफ जाने नहीं देता। और इसके साथ साथ हमारा वातावरण, हमारा वायुमंडल, तो वो सपोर्ट करता है, जो हमें इन चीजों के बारे में एहसास नहीं होने देता। ओके, हम बात कर रहे थे पृथ्वी की परिक्रमण गति की। तो पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है उसके जो समय लगता है उसको एक चक्कर पूरा करने में, वो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, जो कि लगभग लगभग 365 दिन हो गया। और स्पीड कितनी, स्पीड है हमारी 1,07,226, ये एग्जैक्ट रहेगा। और लमसम की बात करें तो 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अभी 365 तो हमने यहाँ से ले लिया,
ये जो 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का टाइम बचा, इसका क्या करेंगे? तो एक साल में हमारे पास लगभग लगभग ये 6 घंटे बच गए, है ना। 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, लगभग लगभग 6 घंटे हो गए। अगले साल फिर से पृथ्वी ने चक्कर लगाया, 6 घंटे पहले साल के बचे थे, 6 घंटे इस साल के हो गए, 12 घंटे। अब एक और चक्कर लगाया, फिर से लगभग लगभग 6 घंटे हमारे पास हो गए, टोटल हो गए 18। अभी पृथ्वी ने एक और चक्कर लगाया जो कि फोर्थ टाइम हो रहा है ना, चौथी साल हो रहा है ये। और चौथी साल जब पृथ्वी ने अपना एक चक्कर पूरा किया, तो फिर से वो लगभग लगभग 6 घंटे हमारे पास ऐड हो गए पिछले 18 घंटों में। तो लगभग लगभग हमारे 24 आवर्स हो गए। और 24 घंटे में हमारा क्या हो जाता है? एक दिन कंप्लीट हो जाता है। और ये जो एक दिन कंप्लीट होता है हमारा 4 साल में एक बार हो रहा है। और 4 साल में जब एक दिन बढ़ गया हमारा, तो ये दिन बढ़ा किस में? हमारे पास 12 महीने ना, तो 12 महीनों में से हमने किस महीने में इसको सेट किया? तो हमने इसको किया था बेटा फेब्रवरी में। फेब्रवरी में क्या करते हैं, 29 दिन हो जाते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं तो 28 दिन होते हैं फरवरी में, लेकिन हर चौथे वर्ष में फरवरी में 29 दिन होंगे। और ये जो एक बढ़ा हुआ दिन होता है, इसी बढ़े हुए दिन की वजह से उस साल को बोलते हैं लीप ईयर। तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि लीप ईयर कैसे बनता है। लीप ईयर बनता है पृथ्वी की परिक्रमण गति की वजह से। पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है उसको टाइम लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 6 सेकंड 46 सेकंड का। 365 दिन हमने स्पेयर कर दिए, जो बचे लगभग लगभग 6 घंटे थे, उनको जब हम ऐड करते गए तो 4 साल में हमारा एक दिन तैयार हो जाता है। और ये जो बढ़ा हुआ एक दिन होता है, इसको फेब्रवरी में हम ऐड कर देते हैं। और ये जो फेब्रवरी में बढ़ा हुआ एक दिन है, इसी को हम लीप वर्ष बोल देते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है। हमारे आकाशगंगा में अरबों सैकड़ों तारे हैं, है ना, करोड़ों की संख्या में तारे हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है वो किसका चक्कर लगा रही है? वो लगा रही है सूर्य का। और मैंने बताया था कि सूर्य भी क्या है? तारा है। और तारा होने के कारण ये हमारी पृथ्वी का सबसे नजदीकी है भाई। हमारी पृथ्वी और इसके अलावा बाकी के 7 प्लेनेट किसका चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है हमारा खुद सूर्य, जो कि हर ग्रह की ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दूसरा निकटतम तारा कौन सा है। सूर्य तो सबसे पहले का हो गया, तो दूसरा निकटतम तारा कौन सा है? दूसरा निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। और ये जो प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा है, ये अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है भाई। अल्फा सेंचुरी क्या है? बहुत सारे तारों का एक ग्रुप है, जिनमें से जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ये हमारी पृथ्वी के दूसरा निकटतम तारा है, जिसकी जो डिस्टेंस है पृथ्वी से वो कितनी है? 4.22 लाइट ईयर। लाइट ईयर। अब ये भी एक ऐसा यूनिट होती है ना। हम जो छोटी होते हैं उसको सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर में काउंट कर लेते हैं, लेकिन जो खगोलीय दूरी होते हैं उनको तो हम किलोमीटर्स में काउंट नहीं कर सकते। तो खगोलीय दूरी के लिए एक ऐसा यूनिट बना रखे जिसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। और ये जो एक प्रकाश वर्ष होता है, ये होता क्या है? तो प्रकाश वर्ष पहले समझ लो होता क्या है, कि सूर्य की एक किरण ने एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो सूर्य की एक किरण एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर देती है, वो डिस्टेंस आपकी कहलाती है एक प्रकाश वर्ष। अब थोड़ा सा आप खुद इमेजिन करना, हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य से लगभग लगभग 15 करोड़ की डिस्टेंस पे है। 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस पे। और ये जो 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस है, सूर्य की एक किरण को मात्र लगभग लगभग 8 मिनट लगते हैं ट्रेवल करने में। यानी कि सूर्य की एक किरण लगभग 8 मिनट में 15 करोड़ किलोमीटर चल देती है। तो आप खुद सोच के देख लो कि वही एक किरण एक साल में कितना चल लेती होगी, है ना। और उसने जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो डिस्टेंस आपकी कहलाएगी 1 लाइट ईयर। अगर वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 9.461 क्रॉस 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, ये वैल्यू होती है भाई 1 लाइट ईयर की। समझ में आ गया होगा। तो पृथ्वी के दूसरा निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है, और अल्फा सेंचुरी का एक तारा है। नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। पृथ्वी से दिखने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो सर्वाधिक चमकीला जो तारा है उसका नाम है साइरस या फिर डॉग स्टार, जो कि हमारी पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की डिस्टेंस पे है, इससे भी ज्यादा, डबल हो गया है इसकी डिस्टेंस है। एंड स्टिल ये जो डॉग स्टार है आपका सबसे अधिक चमकीला तारा है जो पृथ्वी से हमें दिखाई देता है। तो ये था हमारी पृथ्वी के बारे में। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो
चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।